मुझे अभी भी याद है अटल जी स्वयं आए थे। माटुंगा में अपना कार्यालय था, वहां पे जनसभा को संबोधित करने कि किसी तरीके से शायद डिपॉजिट बच जाए, लेकिन वो जीती राजनीतिज्ञ के नाते नहीं, एक समाज सेविका के नाते, और लगातार 3 बार जीती। ये मैं इसलिए परिप्रेक्ष्य दे रहा हूं क्योंकि आज रुइया कॉलेज में जब आता हूं, और मैं साधुवाद करूंगा मंगल जी और सभी आयोजकों का, जिन्होंने ये ढूंढ निकाला कि 60 वर्ष पहले 22 से 25 अप्रैल यहीं पर श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की अपनी कल्पना देश और दुनिया के समक्ष इसी प्रांगण में रखी थी। और हमने बचपन से एकात्म मानववाद की बात सुनी है, पढ़ी है, थोड़ा बहुत सीखा है, और 11 वर्ष में कोशिश भी की है कि उसको आत्मसात करें, उसको लागू करें अपने काम में। लेकिन क्योंकि आज के कार्यक्रम में आना था और उसमें आपने और एक झटका दे दिया कि सोनी जी के समक्ष बात करनी पड़ेगी, शायद जिंदगी में ये भी पहला ही अवसर है, तो फिर पूरी बैठ के दीनदयाल जी की सभी स्पीचेस मैंने पढ़ी और सुनी। आपने शायद डीआरआई में वॉइस ओवर देखिए, सभी अंग्रेजी में इन सब स्पीचेस को तैयार किया है। वास्तव में मैं भी हैरान हूं कि कितनी क्लैरिटी थी उनकी सोच में। मैं इन स्पीचेस को जब पढ़ रहा था, चारों को, आधुनिक आज की स्थिति जैसे कि उन्होंने 60 साल पहले विजुअलाइज करी हो। आज जो दुनिया में हो रहा है, आज जो देश में हो रहा है, लगभग इट इज लाइक अ मिरर इमेज कि सर 1960-65 और वहां से सरका यू कम टू 2025 एंड दिस होल स्टोरी इज बीइंग रीप्लेड ऑल ओवर अगेन। अभी अभी के घटना को अगर ले तो आखिरी चौथे भाषण में, और मैं चौथे भाषण के ऊपर ही आज फोकस करूंगा, पर चौथे भाषण की शुरुआत ही दीनदयाल जी ने करी थी जुडिशरी और पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के आपसी संबंध और कौन सी संस्था ज्यादा सुपीरियर है उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी सोच में ये क्लैरिटी थी कि ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है, दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं, दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, और दोनों के ऊपर धर्म एक प्रकार से ओवरले करता है। धर्म दोनों के ऊपर संतुलन भी बिठाता है और दोनों का ध्यान भी रखता है। और आज के दिन जब हम अलग अलग व्याख्या देखते हैं धर्म की, तो समझ में आता है कि उन्होंने कितना विजुअलाइज किया था कि किस प्रकार से अंत में जाके तो धर्म ही हमें सही रास्ता बताएगा कि हमें क्या करना है। वैसे चारों स्पीचेस का निचोड़ अगर देखें तो पहले 22 अप्रैल को उन्होंने विश्व में अलग अलग प्रकार की जो स्कूल ऑफ थॉट थे, जो अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, जो विचारधाराएं उस समय की थी, उसका व्याख्या की है। वेलफेयर स्टेट हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस सब के प्रोज एंड कॉन्स के एक एक में क्या रखा है, एक एक ने क्या तकलीफें देखी। पहले हुआ कि सभी का सामान्य अधिकार होना चाहिए,
वोट का अधिकार होना चाहिए तो डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया। जब सबको वोट मिल गया तो हुआ कि अब वोट दे दिया तो बाकी सब तो तुम्हारी मुसीबत है। पर ध्यान में आए नहीं, रोटी रोजी तो चाहिए, पेट में दाना तो चाहिए। तो सोशलिज्म की कल्पना आई कि वोट के साथ साथ नोट भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पेट भी भरना है। पर सोशलिज्म ने एंटरप्राइज किल कर दिया। तो ध्यान में आया कि सोशलिज्म भी कोई रास्ता नहीं बन सकता है, तो कैपिटलिज्म ने प्रिवेल करना शुरू किया। तो चाहे वेलफेयर स्टेट हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट हो, कोई भी विचारधारा विश्व की समस्याओं को सुलझा नहीं पाई, समस्याओं का हल नहीं निकाल पाई। इसके ऊपर श्रद्धेय दीनदयाल जी ने काफी विस्तार से समझाया कि मनुष्य के बारे में किसी भी विचारधारा ने चिंता नहीं की। वो सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के ऊपर ही केंद्रित रहे। डेमोक्रेसी आई, राजा महाराजे रजवाड़े सब खत्म हुए। डेमोक्रेसी के बाद कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म फेल हुआ तो मार्क्सिज्म आया। लेकिन इन सभी पश्चिमी सोच के विचारधाराओं से कोई भी मार्ग मनुष्य को खुश करने वाला सामने नहीं आ पाया। तब दीनदयाल जी ने पहला भाषण खत्म करते हुए कहा, वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस आवर ट्रेडिशन एंड सिविलाइजेशन कैन मेक टू द वर्ल्ड कल्चर। दुनिया को भारत और भारत के इतिहास से, हमारी संस्कृति से हम क्या सिखा सकते हैं, क्या मार्ग दिखा सकते हैं। और 22 अप्रैल को कहा कि मैं कल इसके बारे में और विस्तार से बात। 23 अप्रैल को उन्होंने पश्चिमी सोच और भारतीय सोच के बीच जो अंतर्विरोध है और जो सामान्यता है, इन दोनों के बारे में बड़े विस्तार से अपने विचार रखे। एक समय पे ये सोचा जाता था कि जो 1000 साल पहले भारत था वही दिशा सही थी। कई लोगों को लगता है कि हमने अपना मूल खो बैठा है। दीनदयाल जी का मानना था हमें सिर्फ इतिहास में नहीं रहना है, हमारे मूल से बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन 1000 वर्ष की यात्रा, चाहे गुलामी की यात्रा रही हो, उसमें भी कई चीजें सीखने को मिली है, काफी चीजें बदली है, काफी चीजों की आधुनिकीकरण हुआ है। तो ना तो हमें 1000 साल पहले जाना चाहिए, ना सब कुछ जो भारतीय है, सब कुछ जो भारतीय मूल का है, सभी को भी धिक्कार नहीं देना चाहिए। दोनों के बीच का रास्ता हम सीखें, लेकिन कॉपी करने की कोशिश ना करें। और उसके ऊपर उन्होंने काफी विस्तार से राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सोशलिज्म, इन तीनों के बारे में बड़े विस्तार से कैसे दुनिया में ये आगे बढ़ा है, भारत की संस्कृति क्या सिखाती है, कैसे भारतीय संस्कृति एक प्रकार से एकात्म संस्कृति है, होलिस्टिक संस्कृति है। हर पहलू को भारतीय संस्कृति पहचानती है, उसकी इज्जत करती है। और भारतीय संस्कृति में कैसे एकता की भावना, कैसे एकजुटता की भावना और कैसे एकात्म की भावना भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी मिलजुल कर काम करना, स्पर्धा भी करना, कोलैबोरेट भी करना, इन दोनों की बात पर काफी विस्तार से चीजें बताई। और ये भी बताया कि
जो हमारा संस्कृति में हमने नेचर के प्रति इज्जत की भावना से हजारों वर्ष तक प्रकृति को सम्मान किया है। आखिर भारत ही एक ऐसा देश होगा जहां पेड़ पौधे हों, नदियां हों, समुंदर हो, सूरज चांद हो, हम तो सभी की इज्जत करते हैं, सभी को पूज्य मानते हैं। तो प्रकृति कैसे हमारी संस्कृति के साथ मेल खाती है और कैसे इन सबको जब जोड़ते हैं तभी मानवता को धर्म का रास्ता दिखता है। और कैसे धर्म के रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो कैसे मनुष्य का जीवन अच्छी तरीके से बीत सकता है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी सोल, आत्मा हो, शरीर हो, मन हो या अकलमंदी हो, ये चारों चीजें कैसे एक मनुष्य को पूर्ण करती है। ये चारों चीज मिलकर ही मनुष्य एक प्रकार से धर्म के रास्ते पे चलकर आगे बढ़ सकता है, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यही भारतीय तरीका है और मनुष्य उसमें कैसे केंद्रित होता है, ये पंडित जी ने 23 अप्रैल को हमारे समक्ष रखा। उस दिन कहा था आखिरी में कि अब मनुष्य का समाज के साथ क्या रोल रहेगा, क्या समाज और मनुष्य के बीच में रिश्ता रहेगा और समाज कैसे मनुष्य को डिफाइन करेगा और मनुष्य कैसे समाज बनाएगा, इसके बारे में मैं 24 अप्रैल को बोलूंगा। ईमानदारी से मुझे भी नहीं मालूम था इतनी सिस्टमैटिकली एकात्म मानववाद का दर्शन रुइया कॉलेज से 60 वर्ष पहले दिया गया। 24 अप्रैल को पंडित जी ने मनुष्य, और जब सभी मनुष्य साथ में आते हैं तो कलेक्टिवली जो समाज बनता है, उन दोनों के बीच में कैसे संतुलन आएगा, दोनों का क्या रोल होगा, समाज क्या है, कैसे बनता है, समाज बनता है या बनाया जाता है या अपने आप में इवॉल्व करता है, इसके ऊपर विस्तार से बताया। और यह भी बताया कि समाज कोई मनुष्य आर्टिफिशियली बॉडी नहीं क्रिएट करता है। समाज सिर्फ कुछ लोग साथ में आते हैं तो एक समाज नहीं बन जाता है। समाज की अपनी आत्मा है, समाज की अपनी सोच है, समाज की अपनी विशेषताएं हैं। और जब मनुष्य की ताकत और समाज की ताकत दोनों मिल जाती है तभी वास्तव में विकास हो सकता है, तभी देश आगे बढ़ता है। और जब समाज और मनुष्य दोनों एक कॉमन पर्पस के लिए कोई आइडियल लेके, कोई बड़ी सोच लेके, कोई दिशा लेके, कोई बड़ा लक्ष्य लेके मिल के काम करते हैं तो देश की भावना, राष्ट्र की भावना उसमें से जागृत होती है। उन्होंने कहा कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक लक्ष्य के साथ एक मिशन लेके एक जमीन को अपनी मातृभूमि मानते हैं तो मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, वो राष्ट्र बनता है, वो देश बनता है। और ये देश, ये मातृभूमि ही आगे चल के एक मनुष्य को भी डिफाइन करती है, समाज को भी डिफाइन करती है, जिसको उन्होंने चित्त और धर्म की दोनों के बात करके मातृभूमि और समाज की बात हमें समझाने की कोशिश की।
क्या चीज अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये हमारी चित्त में हमें देखने को मिलता है। समाज के बारे में और देश के बारे में समझाने के बाद और कैसे धर्म समाज को दिशा दिखाता है, उन्होंने आखिरी में उस दिन कहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ही हर बार सही होगी और यह भी जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी गलत होगी। उसी भाषण में उन्होंने लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच क्या संबंध होना चाहिए, क्या रोल होगा, इसकी चर्चा की और अंत में कहा कि ये जो कुछ लोग कहते हैं कि एक रेफरेंडम ले लो और रेफरेंडम से जो मेजॉरिटी का व्यू होगा वो सही होगा, ऐसे कभी मातृभूमि और देश नहीं चलता। धर्म तय करेगा क्या सही है, क्या गलत है। और आखिरी में उन्होंने कहा 24 अप्रैल को कि आजादी या लोकतंत्र कैसे धर्म के हिसाब से और धर्म राज्य के रूप में चलेगा, उसकी बात मैं 25 अप्रैल को बताऊं। और 25 अप्रैल उन्होंने अपनी आर्थिक सोच और कैसे देश और विश्व आगे बढ़े, उसके कुछ सूत्र हम सबके सामने रखे। और मैं समझता हूं अधिकांश जब हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं, अधिकांश जब अंत्योदय की चर्चा होती है, तो हम उसको ज्यादातर के उसकी इकोनॉमिक फिलॉसफी को आगे लेके जाते हैं। इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टिकोण से अंत्योदय या एकात्म मानववाद को हम जनता तक लेके जा पाए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब से सरकार केंद्र में आई और लगातार एक के बाद एक 3 बार भारत की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्षों की सरकारें आई, उनका जो एकमात्र उद्देश्य रहा, एकमात्र जो गाइडिंग प्रिंसिपल रहा, जो मूल सोच थी सभी सरकारों की, जो आज की भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से निकली हुई और जो प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे हमारे सभी विचारकों ने रखी थी, उस पर चलने वाली सरकार कैसे जीवन में बदलाव ला सकती है, कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन को एक नए मोड़ पे लेके जा सकती है, वो गत 11 वर्षों में हमें कुछ मात्रा में देखने को मिला है। अगर आप याद करें तो 2022 में जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण देश के समक्ष 15 अगस्त 2022 को रखे थे। ये 5 प्रण एक प्रकार से एकात्म मानववाद का निचोड़, उस विचारधारा की सोच को ये 5 प्रण देश के समक्ष रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहला प्रण दिया था कि हमने भारत को एक विकसित देश बनाना है, और जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएं, तब भारत एक विकसित देश के रूप में उभरे। एक विकसित देश तभी बन सकता है जब देश का एक एक नागरिक भी विकसित हो, समृद्ध हो। उसका विकास भी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करें, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। और ये विकसित भारत एक प्रकार से पंडित जी ने जो अंत्योदय की भावना रखी थी, जो स्वदेशी की भावना रखी थी, स्वदेशी सिर्फ उत्पादन में नहीं, सोच में, उसके साथ मेल खाता है।
कैसे जो आखिरी व्यक्ति, आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, कैसे उसके जीवन में सुधार आए, बदलाव आए, खुशहाली आए, उन्नति आए, प्रगति आए, तभी देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। पिछले 11 वर्षों में हर परिवार की, हर व्यक्ति की रोजमर्रा की समस्याओं को कैसे पूरा किया जाए, यह हमारा एक प्रथम लक्ष्य है। मैं पंडित जी के भाषण 25 अप्रैल के पढ़ रहा था। उन्होंने उसमें कहा है कि जो स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य सेवा तो निःशुल्क होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा के लिए ये पश्चिमी सोच हो सकती है कि स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसे दिए जाएंगे, पर उनका मानना था कि ये तो एक बेसिक नीड है, इसके लिए पैसे कैसे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत आज लगभग 62 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में इलाज मिले, हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिले। जो 70 वर्ष से अधिक उम्र में वृद्ध हैं, उनको अलग से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मिले। ये सुनिश्चित कर एक प्रकार से जो पंडित जी की सोच थी, उस सोच को पूरा करने का काम किया है। पंडित जी ने अपनी आर्थिक सोच बताते हुए यह भी कहा था कि हर एक को काम मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को काम मिलने के लिए साधन जुटाना, यह भारतवर्ष की विशेषता रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम हो, चाहे वो आत्म भारत का पैकेज हो, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो। कल ही देश भर में कार्यक्रम होने जा रहा है रोजगार मेला का, जिसके माध्यम से सरकारी तंत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा लोगों को। अलग अलग प्रकार से औद्योगिक विकास कैसे देश में बढ़े, माननीय महामहिम राज्यपाल जी श्री सीपी राधाकृष्ण जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। आपकी आज्ञा हो महामहिम जी, तो मैं अपनी बात को अभी जल्दी खत्म करता हूं। पंडित जी ने यह भी बात रखी थी कि हर एक को भोजन मिलना चाहिए, कोई भूखा ना रहे। बेसिक नीड इन अ सोसाइटी, इवन दोज हु डू नॉट अर्न मस्ट हैव फूड। आप कल्पना करिए कितनी उनकी उच्च सोच थी 60 वर्ष पहले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज मिले, वो भी सुनिश्चित किया। और ये भी सुनिश्चित किया कि कोविड जैसी महामारी के समय अनाज 2 गुना मिले, हर व्यक्ति को 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज मिले, जिससे एक भी बच्चा भूखा ना सोए, एक भी चूल्हा ऐसा ना हो जो रात को घर में भोजन ना बना पाए। मुझे आज बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। भारत एक ऐसा देश है, लोग चिंता करते थे लोग कैसे बचेंगे, कितने लोग भूखमरी से मरेंगे। 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू आया था, ज्यादा लोग भूखमरी से मरे, कम लोग स्पेनिश फ्लू से मरे। कोविड में भारत में एक भी व्यक्ति की मृत्यु, एक भी व्यक्ति की भूखे रहने के कारण नहीं। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर देना, 10 साल में, अगले 5 साल में और 3 करोड़ परिवारों को
गरीब से गरीब परिवारों को एक अपना पक्का छत मिले, यानी देश की 25% जनसंख्या को अपने खुद का पक्का घर, अधिकांश घर की महिला के नाम पे। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बड़े पैमाने पे स्लम्स को बिल्डिंगों में बनाकर पुनर्वास करके लोगों को एक अच्छा परवरिश मिले, बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, इसको सुनिश्चित करना। मैं सायन रहता था, बताया मैंने, धारावी बाजू में ही है। वर्षों वर्षों से सबकी सपना था कि धारावी का पुनर्वास हो, अब सपना पूरा होने जा रहा है। तो एक प्रकार से जो सोच पंडित जी ने रखी थी कि आर्थिक व्यवस्था किसके लिए, पहला अधिकार गरीब से गरीब व्यक्ति का होना चाहिए, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में किया है। जो दूसरा प्रण था कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको कैसे खत्म किया जाए। पंडित जी भी यही कहते थे कि 1000 वर्ष की एक गुलामी से अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें, लेकिन उस मानसिकता से हमें उभरना पड़ेगा। जब तक हम उसको एप करते रहे या कॉपी करते रहे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र, हमारा मातृभूमि नहीं बन सकती, मातृभाषा नहीं बन सकती। ये कॉलोनियल माइंडसेट हमें समाप्त करना ही होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का दूसरा प्रण यही था कि हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को हमें पुनर्जीवित करना है। हम अभी सभी कानूनों को एक नया रूप दे रहे हैं। अब भारतीय न्याय संहिता बनी है। सभी पुराने जो कानून थे 1947 के पहले, उन सबको खत्म कर खुद के कानून बनाए जा रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हाल में ही माननीय लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी मुझे बता रहे थे कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई तो हम सब एमपीज का, मंत्रियों का एक प्रशिक्षण वर्ग था दिल्ली के पास झज्जर में। उसमें माननीय सोनी जी आए थे हमारा प्रशिक्षण करने, हमें मार्गदर्शन देने। और माननीय सुरेश सोनी जी ने 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को दोहराया था कि आजादी तभी मानी जाएगी जब देश के सभी कानून भारत के बनाए हुए कानून होंगे, आजाद भारत के बनाए हुए कानून होंगे। और माननीय सोनी जी की बात को, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को मोदी जी आज पूरा करने में लगे हुए। एक के बाद एक कानून, भारत के आधुनिक कानून, आजाद भारत में बनाए हुए कानून अब इस देश का मार्गदर्शन करेंगे, इस देश को चलाएंगे। तीसरा प्रण था अपने अतीत में, अपने इतिहास में गो बैक टू योर रूट्स, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, उसको हम समझें, उसको अपने जीवन में लाएं। भारतीय संस्कृति की जो ताकत है, जिसमें नर और नारायण दोनों की बात की गई है, कैसे भारत के जो परंपराएं हैं उसको पुनर्जीवित किया जाए। और मैं समझता हूं गत 10 वर्षों में, चाहे 500 वर्ष की लड़ाई के बाद राम मंदिर बनाना हो, अब रामलला अपने घर में विराजमान है। आपने 22 जनवरी को, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा कैसे सूर्य तिलक हुआ 12 बजे प्रभु श्री राम का। या आर्टिकल 370 को ध्वस्त करना हो, समाप्त करना हो, जो हम सबका सपना था। हम में से अधिकांश लोग, मुझे भी नहीं लगता था कभी हो पाएगा। मुझे याद है आर्टिकल 370 हम सबने सोच रखा था कि 2/3 बहुमत के बिना हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से 370, अनुच्छेद 370 और 35A को
ध्वस्त करके कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। यह अपने आप में हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को गौरवान्वित करता है। हाल में हुई पहलगाम की घटना एक प्रकार से आतंकवादियों की विफलता है कि वो रोक नहीं पाए कश्मीर के विकास को। 2.5 करोड़ पर्यटक सालाना कश्मीर जाते थे, वो उनसे देखा नहीं गया। लेकिन जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसा बदला लिया जाएगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा इन आतंकवादियों को कि किसी की हिम्मत न हो भारत की तरफ आंख उठा के देखने की। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, सोमनाथ का रीडेवलपमेंट हो, नई शिक्षा नीति हो, एक प्रकार से एक के बाद एक भारत के अपने इतिहास अतीत को आज देश अपना रहा है। चौथा प्रण था देश की एकता और एकजुटता के बारे में। एक प्रकार से एकात्म मानववाद का सेंट्रल पिलर, उसकी आधार देश की एकता और एकात्मता है। जब तक हम देश को एकजुट नहीं बनाएंगे, तब तक देश एक जीता जागता प्राणी के रूप में देश की सेवा नहीं हो पाएगी। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से मोदी जी ने, चाहे वो अष्टलक्ष्मी के 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, चाहे वो पूर्वी भारत के प्रदेश हों जिसमें विकास की यात्रा पूरी तरीके से पहुंची नहीं है, पूर्वांचल हो, हर प्रदेश के साथ न्याय और देश का सामूहिक विकास कैसे हो, उसको सबसे सर्वप्रथम अपने एजेंडा में रखा है। और देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से तेज गति से, विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने का काम किया। आज भारत को एक फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी, यानी विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से आज भारत विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। आने वाले 2 वर्ष में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आखिर पूरे दुनिया आज भारत के साथ संबंध, आर्थिक संबंध और अच्छा बनाने के लिए आतुर है। आज 10 देशों या अलग अलग देशों के समूह गिने तो लगभग 40 देशों के साथ आज हमारी बातचीत चल रही है, व्यापार में करार करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पार्टनरशिप्स बनाने के लिए। ये है आपके देश की ताकत, ये है भारत माता की ताकत। और आखिरी प्रण था कि ये सब तभी हो सकता है जब 140 करोड़ भारतवासी इन सभी प्रण को अपने कर्तव्य के रूप में, हमारी ड्यूटी के रूप में अपनाएं। जब तक एक नागरिक इसको अपना कर्तव्य नहीं मानता, जब तक एक नागरिक समाज को धर्म के आधार पर बनाने के लिए अपना योगदान नहीं देता, जब तक जन भागीदारी इस देश में और बढ़ती नहीं है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो जल संचय हो, चाहे वो भी वोकल फॉर लोकल हो, चाहे वो एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम हो, अनेकों अनेक कार्यक्रम तभी संभव होंगे, तभी सफल होंगे जब पंडित जी ने जो बात रखी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन इसी रुइया कॉलेज में हम सबको दिया, जब तक उस दर्शन को, उस सोच को, इस विचारधारा को 140 करोड़ देशवासी अपनाते नहीं है, तब तक ये सपना अधूरा रह जाएगा। आइए हम सबके पास एक मौका है कि हम वो 7 सूत्र, वो 7 दिशा, सेवा भाव, संतुलन, संयम,
समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद, ये 7 प्रिंसिपल्स को, ये 7 सूत्रों को अगर हम सब अपने जीवन में उतार लें तो मैं समझता हूं दुनिया की कोई ताकत भारत को एक विकसित देश 2047 तक बनाने से रोक नहीं सकती। आप सबके जीवन में समृद्धि और सुख को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप सबने मुझे मौका दिया, विशेषकर दीनदयाल शोध संस्थान का मैं आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी का चूंकि संघ परिवार और पंडित दीनदयाल जी से लेकर सभी से इनके परिवार का व्यक्तिगत संबंध रहा है और पूरा जीवन इन्होंने देश सेवा में दिया है, तो उनका सारगर्भित भाषण 4 दिनों का निचोड़ आज हम सब ने सुना। मैं सबकी तरफ से उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री एस राधाकृष्णन साहब आए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्रीय गीत के लिए, हम फॉर्मल कार्यक्रम अब शुरू करेंगे, आप राष्ट्रीय गीत के लिए सभी खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महाराष्ट्र गीत, एक और महाराष्ट्र गीत होगा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, भीतीनं आम्हा तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा, अस्मानाच्या सुलतानीला सबाब देती जिभा, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निधळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही दस्तराई तो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। धन्यवाद। मैं दीनदयाल शोध संस्थान के कार्याध्यक्ष माननीय श्री निखिल मुंडे जी से निवेदन करूंगा कि वो महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री एस राधाकृष्णन साहब का हम सब की तरफ से स्वागत करें। माननीय राज्यपाल श्री एस राधाकृष्णन साहब की उपस्थिति इस सारे कार्यक्रम को एक अलग गौरव के स्तर पर लेकर जाती है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि माननीय
राज्यपाल जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी है, जिसके अंदर महाराष्ट्र की 7,000 कॉलेजेज आती हैं, जब हम उनको ये विषय बताने के लिए गए कि इस तरह से एकात्म भी वर्गों को, जिसमें महिलाएं भी हैं, बालक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, मजदूर भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी, शिक्षक भी हैं, सबके पास ये विषय लेके जाना चाहती है। तो महामहिम राज्यपाल ने स्वयं होकर कहा कि महाराष्ट्र के 6,000 कॉलेज के अंदर और महाराष्ट्र की सारी यूनिवर्सिटी को अंदर मैं चांसलर के नाते ये इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि अगले 1 साल में महाराष्ट्र की सभी कॉलेजेस के अंदर ये कार्यक्रम हो। मैं मन से इस समिति की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। एस राधाकृष्णन साहब ने आने के बाद में जिस तरीके से एक संयमता के साथ में, शालीनता के साथ में, पूरी निडरता के साथ में महाराष्ट्र के विभिन्न समस्याओं के बारे में सरकार के और जनता के बीच में सामंजस्य बनने का काम किया है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर उनका पुनः एक बार बहुत बहुत मन से महाराष्ट्र के 10 करोड़ लोगों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सबके मार्गदर्शक और जो केवल भारत में नहीं विश्व के अंदर जो विचारक चिंतक के रूप में जाते हैं, ऐसे माननीय सुरेश सोनी जी को हम सुनेंगे। पर मैं पहले माननीय राज्यपाल श्री एस राधाकृष्णन साहब को निवेदन करूंगा, चूंकि उनको और 2 अन्य कार्यक्रमों में जाना है, कि वो हमें मार्गदर्शन करें। माननीय राज्यपाल महोदय। I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. आज येथे उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. We are celebrating the commemoration of the 60 years of articulation of integral humanism by the Pandit Deen Dayal Upadhyaya ji, and it is organized by the Deen Dayal Research Institute and Lodha Foundation in our Ruya College, Mathuka, Mumbai. On this day, the dignitaries who are sharing the dais with me, Shriman Suresh Ji Soni ji, Member All India Executive Board of Rashtriya Swayamsevak Sangh, and Shriman Piyush Goyal ji, Honorable Union Minister of Commerce and Industry, Sri Mangal Prabhat Lodha ji, Minister of Skills, Employment, Entrepreneurship and Innovation, and Sri Atul Jain ji, General Secretary, Deen Dayal Sodar Sansthan, Bhai Begno, we are meeting in the sad background of horrific massacre of innocent children, innocent son of Mother Bharat in Jammu and Kashmir. We all know how horrible it is. A naval officer has lost, a CA has lost, so many people have lost their life. 27 people get killed there for no mistake of them. And this type of barbaric attitude, we must put an end. That is our prayer, that is our will, that is our thinking, that is going to be our action in the future. We all pay our homage to our fellow countrymen who lost their lives in the brutal massacre carried out at Pahalgam. And concluding function of the Diamond Jubilee celebrations of the Pandit Deen Dayal Upadhyaya ji's Integral Humanism Lecture Series. This is a great thought by our Deen Dayal ji, when the whole world was divided into just two thinking and two system of economics is the only thing that can save the humanity. One was capitalism, the other was communism. In those days, almost 2
2/3 of the world is dominated by the communistic pattern of society, communist thoughts, communist economy and communist system. That was okay, it may be good in theory, but in practice it neglected so many human aspects. That is the failure of communism all over. So that's why our Deenayal ji is the first intellectual who find a via media between these two. Yeah, human touch is essential in serving the society, to uplift the society and do the best for the Antyodaya is not by law but by heart. That is the greatness of him. He understands there is an Atma inside everybody. And spirituality cannot be ignored. Without spirituality inside, there is no self-regulating system working within us. So, Deenayal ji is made this integral humanitarianism by taking the thoughts of Vivekananda and Mahatma Gandhi together. And he added his wishful thoughts to it. And this is one of the wonderful idea floated by him for the humanity to live in peace, to live for others. He has mentioned, you should never live only for you. While you are living for you, you should live for others too. That is the great thought of our Pandit Deenayal Upadhyaya ji, that takes care of the society by itself. The thought itself will take care of the society. See, from where Vajpayee ji and Modi ji are taking their wishful thoughts, how to develop this nation, how to develop the rural areas, how to make a development inclusive of everyone. That is from the thoughts and the thinking of Pandit Deenayal Upadhyaya ji. He has led a so simple life. One time Vajpayee ji has gone to meet him. Both Vajpayee ji and Deenayal ji were talking with each other while Deenayal ji was washing his own clothes. Vajpayee said, why you are troubling yourself so much? I will help you now. Deenayal ji told to Vajpayee ji, no, you can't. And he asked, why? I cannot wash your clothes? No. You can wash my clothes. I know you can wash your clothes also. But these clothes have a special quality that I alone can do it. Then Vajpayee was wondering what he is talking about. He couldn't understand it. After washing his banyan, he just took it like as he is taking the newborn baby and putting it for drying it up. Then the other side, Vajpayee was standing, this side our Deenayal ji was standing. Through the holes of that banyan, Deenayal ji was highly visible to him. Then slowly Deenayal ji told him, you see the holes, if you wash, it cannot be used again, you will tear it. That's why I have done it. Such a wonderful life, simple life, he lived for the society. That's why we are so big today. It is the elders' contribution, elders' sacrifice, elders' selfless efforts. Like Soniji, we always know about ladder. Ladder will never climb. It will help others to climb. Sonji's life and Deenayal ji's life is like that. We all are climbing on the ladder. The ladder is standing there always. To lift others, not to lift themselves. That is the greatness of our elders. That is what is, we call it as integrated humanism.
And I also congratulate for the organizing committee, Sriman Mangal Prabhat Lodha ji. The humbleness, I learned the humbleness from him also. Whatever may be your richness, you should be always simple and humble. You should be an exemplary for others. That is where the good society can get created. A good society cannot get created just like that. For that you need lot of examples and lot of sacrifice. And everybody has to follow the simplicity of Pandit Deenadayal ji and our elders who have designed the lifestyle based on our ancestors' lifestyle. And their lifestyle is, you earn, no harm in it, but never spend unnecessarily. You have to spend where you have to spend. If you are not spending where really you have to spend, then you are called as conjuse. If you spend where you need not spend, that means you are a lavish person. So what we have to do, we all have to work together for the development, economical development of the country. At the same time, we should never waste anything. There are so many people who are not taking 3 square meals every day. Because we are having money, we have no right to waste our food. Because we are having money, we should not change our dress just like that. I am using my dress only for 5 washes, after that I will never use it. That is where the pollution is coming. That is where the wastages are getting dumped and the environment is getting polluted. So, the lifestyle of great Pandit Deenadayal ji is a great example to the people in the public how to live and how to serve. This is where we are different from others. That's why from nowhere we have come to this stage today. Everybody is telling we cannot get defeated. That is not one-day job. It is 100-year job today. Dr. Edgar ji, when he started Sangh, he started with a few boys who are very childish and they are playing. Then the people asked Dr. Ji, what you are doing? I am going to build Hindu Rashtra. Then everybody looked at Dr. Ji and they were laughing. Dr. Ji is getting mad. These few boys today playing together with him are going to build the Hindu Rashtra. Now it is becoming the reality. We got Vajpayee ji, we got Modi ji and many more to come. So any good thought with a great wisdom, if that has been started, definitely that is going to be successful one day. No failure for good wisdom. There is no failure for good act. There is no failure for good efforts. If not successful on that day, it will be successful after some time. We all know the first rising call has been given for Hindu Swaraj is by Chhatrapati Shivaji Maharaj. His contribution, his inspiration created, the enthusiasm created by him, even it is not dying today. Rather, it is growing and growing in the hearts of the young people today. So, before Vajpayee ji coming to power,
gas facility, cooking gas facility, not the other gas facility I am talking about. Even the cooking gas facility is for only the people who are living in the towns and the cities. Are we not one country? Are the people living in the rural area are not our citizens? They have to book for a connection with the fake address as it is in the city, and after getting the cylinder, they have to take it by their vehicle to their rural area, and they can use the cooking gas facility. That has been changed during the Vajpayee's period, and Modi ji has elaborately changed. He has given free connections also for the poor, so now everybody is using it. So all these thoughts, you take the roads for the villages, you take the protected drinking water for the villages, you take houses for the poor, you take anything. From there, these two big leaders got their inspiration, that is from the thoughts, noble thoughts of our Pandit Deen Dayal ji in his Egatma Manavadam. This is a great philosophy he has created. Of course, that is based on our ancestors' thoughts and their thinking and their way of life. All these things, he integrated everything. That is what he gave as an alternative to the capitalism and the communism. Today, almost communism is rooted out all over the world. When Deen Dayal ji said that this communism is not going to survive, nobody has believed him. Rather, everybody started, he is a very backward thinker. He is not progressive. But today you see, Russia become almost a dozen country. But in that dozen country, not even in one single country, communism is not there. China, there is a communist government, but there is no communism. In Vietnam, there is a communist government, but there is no communism. I think there is only one single country where communism is still existing, but it is going to die soon, that is Cuba. So when our great thinker, in those days, when the socialistic thinking was dominating the entire world, almost all the youngsters of the world were thinking that socialism and communism are the only solution for all the evil problems of the society. On that day he said, this is nothing but authoritarianism and it cannot serve the humanity. So such a great thinker, such a great scholar, such a great philosophy he has given for us, I am sure these type of discussions everywhere will create lot of things in that the main important thing is the ethics should be followed in every aspect of life. If there is no ethics, I am sure the ethics we are missing, that means there is no meaning of development. The Indian concept of vikas or development is spiritual, ethical and inclusive of everything. This great thought, Zivo Brahmava Napara, it is about becoming more human, not just more powerful and wealthy.
Pandit Deen Ji Ji's philosophy of Andudaya always aligned with the thoughts of Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi Ji. That's why, as it was put forward by our Lord Ji, I am sure, and we are going to set up Pandit Deen Dayal Upadhyaya chair at Ratan Tata Skill University, and I am sure the great thoughts of Pandit Deen Dayal Upadhyaya Ji should reach every youngster. Then only we can understand how great soul he is, how great is his thoughts, how great thinker he is, and how great he is concerned for the society. That will make the youngsters more patriotic, more concerned for the society, and more self-disciplined personalities. With these words, I pray to God that the Vikshit Bharat by 2047 is not only on books, it is going to be in real. And that is the real homage and respect we are paying to the great soul like Pandit Deen Dayal Upadhyaya Ji, and I am sure and I pray that all his good thoughts should spread everywhere. He is the one Indian who loves this entire country from Kashmir to Kanyakumari as one. Ek Bharat, Shrestha Bharat is our ultimate slogan and ultimate our inspiration, that we make united India and we make greater India and we make powerful India, not to dominate the world but to serve the world, as it has been shown by India during our COVID period, that every Western country also invented the vaccination for COVID. But Modi ji asked the scientists to go for the COVID vaccination. We find it, but when the Western companies were rushing towards the how to patent it so that they can sell a unit for $7,500 or more. But Modi ji has not gone. From where he got that inspiration? He got that inspiration only from our Pandit Deen Dayal Ji's great thinking. He has given for the entire our own country people free of cost the vaccination. Not only for our own people, he has exported it to the poorest countries. That's why one foreign president of a country has touched the feet of Modi ji, and that he explained why he has touched. He is not for money, but he is for the poor concerned, and we want to serve the humanity. That's why I have touched his feet. This inspiration and the respect, Modi ji, from where he got it from our great thoughts and the philosophy of Egatma Manavadam from Pandit Deen Dayal Ji. With these words, I conclude my speech and I pray to God. God should bless all of us with every health, wealth and happiness. Thank you. Thanks, Honorable Governor Sri C.P. Radhakrishnan Ji. You are the best. You spoke the best. And what you spoke, we all will carry with us. You summarized in a very short period, but we could not learn more for hours and hours together. You have rightly said that we have not seen Pandit Deen Dayal Upadhyaya Ji. We only heard about his simplicity, about his intelligence, and you have rightly compared it with Mananiya Suresh Ji Soni, that the big persons, how simple they can be, but they are the teachers, they are the guardian of our system. We will, after the departure of Honorable Governor Sir, we will listen to Mananiya Suresh Soni Ji. I will request the Rashtrageet, all to request to stand up for the Rashtrageet, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल
उत्कलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। मैं आप सब की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय को छोड़ने के लिए जा रहा हूं, पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि जीवन में एक अमूल्य क्षण आपके लिए रहेगा माननीय सूर्य जी सोनी को सुनने को, तो आप सब अपने स्थान पर रहें और माननीय सूर्य जी सोनी का इतना अच्छा व्याख्यान होगा कि जो कि हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन की धारा बनेगा। मैं आप सबकी तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ से जा रहे हैं।